Assalamu alaikum. I hope all of you are good. We have started a new series जो कि इंडस्ट्री एकेडेमिया रिलेशंस पे बातचीत करने के लिए बनाई गई है। इस सीरीज का इंट्रोडक्शन हम सेपरेटली आपको देंगे। फिलहाल वी हैव आवर गेस्ट हियर ताहिर महमूद साहब। ही हैज़ 42 प्लस years of experience, प्रोफेशनल एज वेल एज वर्किंग विद एकेडेमिया। आप फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान की कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ के, और इसके साथ साथ 8 यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड मेंबर भी हैं। ही इज़ प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। माय प्लेयर जी, बहुत शुक्रिया। सर, एक टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत सालों से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान में इग्नोर्ड है, विच इज़ करियर डेवलपमेंट। तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि करियर डेवलपमेंट है क्या। एक बच्चे की या बच्ची की जो करियर की इनिशिएशन है, उसकी प्लानिंग कब से स्टार्ट होनी चाहिए, और उस करियर को अलाइन आपने कैसे करना है अर्ली एज से, सो दैट दैट स्टूडेंट कैन रीच टू द असाइंड गोल। Thank you, Nabil. Thank you for having me here. Very sensitive topic and very important because the whole nation, 65% of the population is youth, और जॉबलेस, विजनलेस और एनर्जीलेस इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ये सारे चैलेंजेस हमें इस वक्त फेस हो रहे हैं। पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत मुल्क है कि हमारे पास इतनी बड़ी यूथ है, लेकिन उसको अलाइन करना, उसको एनर्जाइज करना इन इन पर्टिकुलर विजन, दैट इज़ बेसिकली आवर गोल एट द मोमेंट। जॉबलेस कहना या जॉब्स का अवेलेबल ना होना दुनिया भर में, दिस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री। गवर्नमेंट फैसिलिटेटर होती है और इंडस्ट्री जो है उसको ये सारा रोल अदा करना होता है। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि पिछले 40 साल जो गुजरे हैं उसमें हमने इंडस्ट्री को हमारी अपनी गलतियों की वजह से भी, और जो ग्लोबल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर, ईदर दे आर पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक, वट एवर इट इज़, हमने उनको भी अपने ऊपर हावी होने दिया है, मुसलत कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंटरनेशनल लोन्स लेते हैं। 1 बिलियन का लोन लेने के लिए हमने पिछले 1.5 साल में पूरी कौम को एक उधेड़ के रख दिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, आपको गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, और आपको पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़। ये 3 सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास, जिससे आप सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देते हैं, अपने बजट जो हैं उनको मैनेज करते हैं, और दुनिया भर में जो आपने काम करने होते हैं, जितने आपने बिल पे करने होते हैं किसी भी चीज़ के, उसकी आप इनकम। अच्छा, इशू ये है कि 32 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट थी आज से 2 साल पहले। आज हम 18-19 पे चले गए हैं इस सारे क्राइसिस में। एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क की जो है वो आपके फाइनेंस बैलेंस को मैनेज करने के लिए होती है। जो मुल्क जितनी ज़्यादा चीज़ें बना के वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करते हैं, वट एवर इट इज़, ईदर इट्स एग्रीकल्चर, ईदर इट्स इंडस्ट्रियल, जेम्स, मिनरल्स, या ट्रेडिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और सबसे आखिर में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बॉडी सेलिंग। बॉडी सेलिंग का मतलब ये होता है कि जिस तरह फिलिपाइन जो है वो मशहूर है दुनिया में कि लोगों को ट्रेन करता है नर्सिंग में, बेबी सिटिंग में, और यू नेम इट, तो वो पैरामेडिक्स में, तो वो बॉडी सेलिंग जो है वो भी मुल्क में ज़र मुबादला लेके आती है। और इस वक्त जो हमारे पास 2 एरियाज़ हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, one is agriculture sector, the other one is at large manufacturing sector. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आईटी एक हमारा स्पेशल एरिया है, लेकिन आईटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ $2.2 बिलियन, अभी उसको 3 पे हम कह सकते हैं, कह रहे हैं, लेकिन आप चलें 3 भी मान लें तो 32 में से $3 बिलियन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, नेबर कंट्रीज, तो ये
100 और एक की एग्जांपल बन जाती है। हमें यूथ के साथ जो काम करना है वो तो है आईटी का और वैल्यू एडिशन का, या आईटी के साथ फिर आईटी के सब सेक्टर्स हैं जिसमें कॉल सेंटर्स भी हैं, जिसमें ई कॉमर्स भी है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं। उसके अंदर हम कर सकते हैं, हम अपने लोगों को ट्रेन करके बाहर भेज सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इशू है पाकिस्तान का, हम 3 चीज़ों में मार खा रहे हैं अच्छी यूथ को डेवलप करने में या प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है, मैं अभी चूँकि एक प्रोजेक्ट करके आया हूँ सिंध का, जिसमें हमने 3000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और हमने 220 फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेन किया है ऑन एम्प्लॉयबल आईटी स्किल्स। ये हज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको फंड किया था और अक्रॉस सिंध 34 यूनिवर्सिटीज़ हमने उसमें पार्टिसिपेट थी हमारे साथ। मैंने जो चीज़ें नोट की, मैं सिर्फ इसमें सिंध को दोष नहीं दे रहा, इसमें पूरे पाकिस्तान का हमारा ये इशू है। सबसे पहले जो जीनियसनेस ऑफ स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के लिए हमें फिज़िक्स, मैथ और इंग्लिश चाहिए होता है स्कूल और कॉलेज में। अनफॉर्चुनेटली वो उस क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम इसका पोस्टमार्टम करें तो पाकिस्तान में एज़ पर नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसका मैं एडवाइज़र और कंसल्टेंट भी रहा हूँ, HEC की एक सब्सिडरी है, आप कह लें HEC की अंदर एक काउंसिल काम करती है जो रेगुलेट करती है इसको। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इस तरह के लेटेस्ट जितनी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इन दोनों एजेंसीज़ को ले लें और फिर इंडस्ट्री के 2 मेजर हमारे पास पोर्शन है। एक कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, एक पाशा है जो कि हार्ड कोर इंडस्ट्री से, एक जो है वो ट्रेड बॉडी है जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज़ की शक्ल में, और कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंटेलेक्चुअल बॉडी है जो कि विजन देती है, जो उसके लोग हैं वो एक थिंक टैंक है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जब बनी तो उसमें भी 80% रोल कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का था, और उसके बाद आईटी पॉलिसी बनी है उसकी। फिर पीका का जो बिल था, इसके ऊपर लास्ट टाइम भी हमने क्रिटिसाइज़ किया था, उसके सजेशंस दी थी। अभी जो कल भी उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके अंदर भी हम बात कर रहे हैं और उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि ये चीज़ें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में लेके चलनी चाहिए और दुनिया के जो और मुल्क हैं इसमें काम कर रहे हैं उनको देखना चाहिए। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट सबसे पहली जो हमारी डेफिशिएंसी है वो स्टूडेंट की जीनियसनेस है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पे हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड ऑन अ प्रैक्टिशनर लेवल। थ्योरी में बहुत अच्छे हैं, लैब में जो लैब इंजीनियर होता है, जिसको हम लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट भी कहते हैं, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रैक्टिकल कराने में नहीं है, चूँकि हमने उनको ट्रेन ही नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। पीएचडी करके आ जाना और टीचिंग टेक्निक्स, पेडागोजीज और एंडागोजीज जो हैं उनको आप एड्रेस करें, या उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस विद द इंडस्ट्री, जो आपने इंट्रो में कहा कि इंडस्ट्री एकेडेमिया बज़वर्ड। इंडस्ट्री जब तक जाके गाइड नहीं करेगी एकेडेमिया को लैब्स के अंदर, उनके प्रोफेसर के साथ नहीं बैठेगी, उनके वाइस चांसलर के साथ नहीं बैठेगी, या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, कंप्यूटिंग काउंसिल, पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन और इस तरह के जो बाकी इदारे हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, इग्नाइट और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी की सारी पाकिस्तान में, जैसे IEEE है, ISOC है, ISACA है, क्लाउड सिक्योरिटी अलाइंस है, एजाइल पाकिस्तान है, PMI है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। सो ये 8 सोसाइटीज़ ऐसी हैं ग्लोबल जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को यकजा भी करती हैं, उनको गाइड भी करती हैं, और उनको एक 140 से 200 मुल्कों का जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का कंसोर्शियम बनता है, जैसे IEEE इज़ ग्रुप ऑफ 140 कंट्रीज़, उसके 140 मुल्कों का जो निचोड़ होता है किसी रिसर्च का, वो पाकिस्तान में IEEE के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, डाइवर्ट हो रहा है टुवर्ड्स दी स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्चर्स एंड इंडस्ट्री। तो अनफॉर्चुनेटली हम ना तो सोसाइटीज़ और क्लब्स पे तवज्जो देते हैं, आज भी एसोसिएशंस पे नहीं कर रहे, और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे एलुमनाई एसोसिएशन है, ये एक लीथल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली भी, और बाज़ यूनिवर्सिटियों की एलुमनाई एसोसिएशन के जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा हैं। सिर्फ मैं यूनिवर्सिटी के पूरे बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एलुमनाई की बात कर रहा हूँ। तो हमने अभी पाकिस्तान में, मेरा जो पिछला 1 साल गुजरा है सिंध में, हमने 3 यूनिवर्सिटियों में
उनकी एलुमनाई मैनेजमेंट को हमने बड़ा कैटेगोरिकली एड्रेस किया है। हमने कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह को किया, मैं उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा उनको अप्रिशिएट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, और दाऊद यूनिवर्सिटी ने अपने एलुमनाई एसोसिएशन को बनाया है, दुआ के नाम से दाऊद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्यारा सा नाम रखा है उन्होंने। तो डॉक्टर समरीन की बड़ी उसमें खिदमात हैं। बरादर मैं ये कहूँगा कि उनको मैंने जो भी सजेशन दी है इन तीनों वाइस चांसलर्स को, उन्होंने बड़े एग्रेसिवली इसको एड्रेस किया है। बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप रहा 34 यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत ऑल आउट सपोर्ट रही यूनिवर्सिटीज़ की भी, और मैंने भी जो मेरे पास चीज़ें थी इंडस्ट्री और एकेडमिया के कॉन्टेक्स्ट में वो मैंने उनके साथ शेयर की। उसके बाद BHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी है जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको इम्प्लीमेंट भी किया। रादर अगर मैं उसको नंबर्स में बात करूं तो सबसे बड़ा नंबर जो है 387 स्टूडेंट्स, वो BHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इस पूरे मैकेनिज़्म में, इस पूरे एक साल में 34 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक चेंज आई है। हमने 92 एक्सपर्ट्स थे हमारे पास, जो ट्रेनर थे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से थे, जो हाथों से कीबोर्ड पे काम करने वाले लोग थे, जो अपने दिमाग से एनालिस्ट थे, जिन्होंने एज ए कंसल्टेंट और एज ए प्रोग्रामर और एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एज विजनरी थिंक टैंक अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, और 65 सॉफ्टवेयर हाउसेस का हमारा कंसोर्शियम था जिनके साथ हमने इसको पार्टनर किया। उसमें PSEB भी शामिल था, इग्नाइट भी शामिल था, HEC भी शामिल था, और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थी। तो यूनिवर्सिटीज़ ने, प्राइवेट सेक्टर ने भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, उनको फिर जब इंडस्ट्री एक्सपर्ट आके पढ़ा रहा था तो उनके अपने फैकल्टी मेंबर्स भी साथ होते थे। तो हम स्टूडेंट से पूछते थे कि आपको फैकल्टी मेंबर के पढ़ाने में और एक जो प्रैक्टिशनर आके आपको पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट बाज़ केसेस में रिपीट भी किया कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें थ्योरी पढ़ाई थी सिर्फ, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हाउस में प्रैक्टिशनर नहीं है। इन्होंने आके हमें प्रैक्टिकल भी करवाया और हमें प्रैक्टिकल में सॉफ्टवेयर में बताया कि देखो ये काम करोगे इसका इम्पैक्ट फलानी जगह पे जाके आएगा, ये काम करोगे तो एंड रिजल्ट इसका ये निकलेगा। फॉर एग्जांपल एक HVL की ऐप, कनेक्ट ऐप जो है, उसके अंदर कुछ चैलेंजेस थे। तो डॉक्टर आमिर मतीन हमारे कंप्यूटर सोसाइटी के मेंबर भी हैं और वो HVL के एडवाइज़र भी हैं, पहले CIO थे। तो उनके साथ मेरी एयरपोर्ट पे एक दिन मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आपकी ऐप के अंदर ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के ये वाले चैलेंज हैं, इसको आप एड्रेस करें। उन्होंने उसको मैनेज किया। तो वो अब उसमें प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हुई वो ये थी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और जो उसकी पूरी टीम थी, वो जब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे थे तो आखिरी जो टेस्टिंग होती है वो एक्चुअल लाइफ, मैं मिसाल दे दूं कि मैं जब बिजली का बिल पे करता हूं या मैं गैस का बिल पे करता हूं ऑनलाइन, उसमें 3-4 बग आ रहे थे। वो इसलिए आ रहे थे कि उस प्रैक्टिशनर ने, ही वॉज नॉट अ कार्ड होल्डर। दूसरा, उसने वो पेमेंट लाइव नहीं करके देखी उसके अंदर कि ट्रांजैक्शन हुई, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आया। हो ये रहा था कि वो एक बिल पे करके मेरा वो पूरा रीसेट कर देता था उसको, फिर मुझे लॉगिन पासवर्ड पे जाना पड़ता था। इसी तरह एक बिल मैं पे कर चुका हूँ, फर्ज करें मैंने अपने ड्राइवर को भेजा कि जाके तुम बिल पे कराओ, और उसका इम्पैक्ट मुझे वो HBL के उस कनेक्ट की सॉफ्टवेयर में नज़र नहीं आ रहा। वो हर रोज़ मुझे रिमाइंडर भेज रहा है कि जी आपने बिजली का बिल पे नहीं किया, बिजली का बिल पे नहीं किया। तो उनको सिंक करवा दें आप, रात को 2 बजे लेयर टाइम होता है, ताकि वो डाटा फेच कर लें कि आज कितने पेमेंट्स हो चुकी हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिशनर लेवल पे करने की थी। यूज़र एक्सपीरियंस ऐड कर दिया हमने उसमें। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमने जो करियर काउंसलिंग थी उसके लिए हमने 2 सेशन सॉफ्ट स्किल्स के रखे हुए थे, जिसमें 26 मॉड्यूल हमने शेयर किए थे। अब मैं उसके अंदर अगर बात करूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चों की जो विजुअल अपीयरेंस है, उसमें कपड़े हैं, उनके बाल हैं, हेयर कट है, उनके शूज़ हैं, उनकी फिर उनकी पब्लिक स्पीकिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट है, नेगोशिएशन स्किल्स हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, पावर ऑफ वर्ड्स है, किस वक्त कौन सी बात करनी है। फिर ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली मिसिंग थी, इसलिए कि पीछे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनको भी इसकी ट्रेनिंग भी देने की ज़रूरत थी, और सेपरेट इसके लिए फैकल्टी मेंबर्स, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटीज़, क्लब्स। अब सोसाइटीज़ और क्लब्स में क्या होता है? इवेंट मैनेजमेंट। इन माय ओपिनियन इवेंट मैनेजमेंट इज़ द की टू डेवलप अ पर्सनैलिटी। उसके अंदर आप
टाइम को भी मैनेज करते हैं, पैसों को भी मैनेज करते हैं, आप उसमें एफर्ट्स को भी मैनेज करते हैं, आप उसके अंदर फिर बहुत सारे लोगों से नेगोशिएट करते हैं, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होते हैं, आपके क्लाइंट्स के साथ भी होते हैं, उनको भी आप अब क्लाइंट आपके स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। अच्छा, स्पॉन्सरशिप लेना इटसेल्फ बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो जो बच्चे स्टूडेंट लाइफ में यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी इवेंट को, किसी सेमिनार को स्पॉन्सर करवाने के लिए इंडस्ट्री के पास जाते हैं, तो उनको उस टफ टाइम का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। फिर जब वो प्रैक्टिशनर बनते हैं तो फिर उनको ये पता होता है कि अच्छा इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो जो ये आर्ट सोसाइटीज़ और क्लब्स हैं जिनको हम आईटी के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पे रिकमेंड करते हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, मेरी ख्वाहिश है कि हम हर यूनिवर्सिटी में, और हमने शुरू कर दिया है वहाँ भी, अभी 1 महीने से मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो यहाँ हमने 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके इसको शेयर कर दिया, उनके उनके और एक से भी, और उनके स्टूडेंट सर्विसेज के। अभी हम 2 इवेंट कर रहे हैं जिसमें हम प्लेसमेंट के हेड्स को बुला रहे हैं, उनको हम प्लेसमेंट के जो तरीक़े हैं उसके ऊपर ट्रेन कर रहे हैं, उनको डेटा बैंक दे रहे हैं पूरा, कि पाकिस्तान में 750 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ये डेटा है उनका। पाकिस्तान में 18 चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जिसमें 3 विमेन चैम्बर हैं, ये काम है उसका। उसमें विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लें, विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन इन इंजीनियरिंग की बात कर लें, तो ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, दे आर वर्किंग इन 140 कंट्रीज़। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ दुनिया में हो रही हैं उसको हम यहाँ पाकिस्तान में ले सकते हैं। तो हाजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जहाँ ट्रेनिंग दी, जहाँ हमने फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेन किया, क्योंकि हम हर यूनिवर्सिटी में हर साल या हर सेमेस्टर में जाके तो नहीं पढ़ा सकते, हो सकता है अगली दफ़ा गवर्नमेंट के पास फंड ना हो और इसको हम दोबारा ना, तो हमने 220 फैकल्टी मेंबर्स को, आप ये समझ लें कि प्लस माइनस 5-5 3-4-5 हर यूनिवर्सिटी से, उनको हमने उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ पे ट्रेन कर दिया कि आप इस तरह पढ़ाएं। फिर हमने सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी उनके साथ कनेक्ट कर दिया कि आप उनसे अपने राब्ते रखें और आपस में मिलें। जैसे कराची के लोग हैं, कराची में 20 यूनिवर्सिटी हैं, तो वो उनके साथ रख लें। हैदराबाद में 50 सॉफ्टवेयर हाउस हैं, तो उन्होंने उनके साथ अपना बड़ा अच्छा लाइजोन बना लिया। स्टूडेंट्स को विज़न नहीं था कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और डिमांड क्या है। अच्छा, डिमांड अब मैं आपसे शेयर करूं तो 34,000 स्टूडेंट हमारे इनरोल होते हैं एक साल में, कंप्यूटिंग में, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। 34,000 में से अगर मतलब किसी यूनिवर्सिटी को बुरा ना लगे तो 10% ऐसी खेप है जो आप कह लें कि एम्प्लॉयबल है, जिनकी, हाँ, प्रोफेशनलिज्म में हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो हम साइंस देखते हैं, बच्चे की स्किल्स हैं उस पर्टिकुलर डिग्री की। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मिला लें तो ये बनता है 20%। रेस्ट 80% इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है उस बच्चे की प्रोफेशनल ग्रूमिंग में, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो सारी चीज़ें मैंने पहले मेंशन की हैं, उसमें आता है। सर, यहाँ पे हम एटीट्यूड पे भी बात करेंगे और इस प्रोजेक्ट को भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस की आपने बात की, अगर पाकिस्तान में अ, अभी रिसेंटली एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि फॉर्मल एजुकेशन तो कोई बेकार चीज़ है, सिर्फ आपने एक छोटा सा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करना है और पैसे कमाने हैं और यू विल बी मिलियनियर इन द फ्यू वीक्स, मंथ्स। जी, एक इन्फ्लुएंसर आपको आके गरीबों गरीबों करके ताने देता है, दूसरा आके आपको मिलियनेयर कहता है, तो वो एक अजीब सी एक रेस लगी हुई है पैसे की। लेकिन इस सब के दरमियान में यूनिवर्सिटीज़ में कल्चर क्या है, मैनेजमेंट का क्या माइंडसेट है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी मेरी मुराद है यूनिवर्सिटीज़ की, और हमें उस जो एग्जिस्टिंग कल्चर है यूनिवर्सिटीज़ का उसमें क्या शिफ्ट चाहिए कि जो हमारी प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स की, ग्रेजुएट्स की, आई विल से प्रोडक्शन बिकॉज स्टूडेंट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और दूसरी तरफ जो बायर है स्टूडेंट्स का, यानी बायर से मुराद जो आपकी इंडस्ट्री है जिसने उन स्टूडेंट्स को लेकर पे करना है और फिर इस्तेमाल करना है कामों में, तो उसमें वो जो गैप है, कल्चरल कौन सा शिफ्ट ऐसा चाहिए कि इस गैप को कवर किया जा सके, सो दैट यूनिवर्सिटीज कैन प्रोड्यूस द एग्जैक्ट टाइप ऑफ ग्रेजुएट्स के जो इंडस्ट्री को चाहिए। देखिए नबील, इसमें हम स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ये आपके सवाल का जवाब देने के लिए। एक स्टूडेंट वो है जिसको जॉब चाहिए, एक स्टूडेंट वो है जिसको स्टार्टअप करना है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा स्टूडेंट वो है जिसको आगे पढ़ना है पीएचडी करके
या किसी इंडस्ट्री के रिसर्च में जाना है या यूनिवर्सिटी में एज फैकल्टी मेंबर उसको पढ़ाना है आके। सो वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। चौथी कैटेगरी मेरी पर्सनल अप्रोच है कि इफ़ दे वांट टू स्केल अप देयर फैमिली बिजनेस, तो वो किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं है, उसको भी वो बेहतर कर सकते हैं। अब जब हम इन 3 चीज़ों को खोलते हैं, इनकी एनालिसिस करते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है कि 3 महीने का सर्टिफिकेट, 2 साल की डिग्री, 1 साल का डिप्लोमा और 4 साल की डिग्री, इसमें फ़र्क क्या है? हमारे दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे इख्तलाफ होता है कि बज़वर्ड जो होता है ना, हम उसको रगड़ देते हैं। हमने इसको ई कॉमर्स को ऐसी तैसी फेर के रख दी माजरत के साथ। अब उसमें जो जादूगर थे उसके, उन्होंने क्या क्या ख्वाब दिखाए लोगों को कि आप यहाँ बैठ के ये कर सकते हैं, इतने लाख डॉलर, इतने हज़ार डॉलर, इतने हज़ार डॉलर, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड पे दिखाई जाती हैं वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और दूसरा, 2.5 लाख रुपए दे के आपको ई कॉमर्स की ट्रेनिंग करनी है। आप यूट्यूब पे जाइए, 4-5 वीडियोस देखिए एक्सपर्ट्स की, उसके बाद उसको कैटेगोरिकली उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, आप जाके किसी भी अमेज़ॉन पे या उस पर रजिस्टर कीजिए। आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, एक आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ताकि आपका काम शुरू हो जाए। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। दूसरे नंबर पे हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं। अच्छा, क्या दुनिया भर का जो बिजनेस है, टोटल बिजनेस दुनिया का, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रिलेटेड है? आंसर इज नो। लेट्स डिस्कस टॉप 500 कंपनीज ग्लोबल, जिसको हम फॉर्चून 500 कंपनीज कहते हैं। उसमें जितनी कंपनीज हैं वो एक मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं, जिसको हम ओपन सोर्स कहते हैं। आप 500 ऑयल कंपनीज का या 500 ऑयल ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र करते हैं, उसमें एक कंपनी है, दैट इज SAP। उसमें सारे सैप के फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं। अब उसमें अगर वो सऊदी अरब में काम कर रही है तब भी, US में या किसी और कंट्री में काम कर रही है तब भी। अब हमें ये देखना है कि हमने $5 का, $10 का, $20 का, $50 का, $100 का, $500 का पर आवर का एक्सपर्ट तैयार करना है, जो कि ग्लोबली हम तीसरे नंबर पे आते हैं फ्रीलांसिंग में। लेकिन उसका जो आप देखते हैं फुटप्रिंट, वो $5 से $10 के दरमियान मेजॉरिटी, 80% हमारी वहाँ पे जाती है। पूरा इसका पोस्टमार्टम है, पूरी इसकी प्रेजेंटेशन है बनी हुई, कैलकुलेशंस हैं सारी। तो रिसर्च करना इसके ऊपर, उससे सीख के फिर आगे चलना, नंबर 1। नंबर 2, क्या दुनिया में सारी जॉब्स जो हैं वो ये 5 टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर जाएंगी? IT की बात कर रहा हूँ। आंसर इज नो। दुनिया में सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। अच्छा, फिर जो फॉर्चून 500 कंपनीज हैं, दे आर रनिंग ह्यूज IT डिपार्टमेंट्स, चाहे वो क्लाउड में भी रखा हुआ है तो उसके लिए भी लोग चाहिए। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ले लें, तो माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा माइक्रोसॉफ्ट में बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में मार्केटिंग भी कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में डेटा एनालिसिस भी कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में वो यूजर एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में वो ERP सोल्यूशन भी बना रहा है। फाइनेंस इतना बड़ा होगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट में फाइनेंस इटसेल्फ जो है, या सिर्फ फाइनेंस का जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, उसका जो फाइनेंशियल पैकेज है, जो उसका पोर्शन है, उसको बनाने के लिए, जैसे SAP का जो सैप फाइनेंशियल है, उसमें 350 चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे जी SAP के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या काम है? तो जनाब, पूरा कॉम्बो बनता है, पूरी टीम बनती है। जैसे क्रिकेट में हम बॉलिंग, बैटिंग, कीपिंग, फील्डिंग, मेंटोरिंग, कोचिंग, मीडिया मैनेजमेंट, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और पिच नहीं होगी, और पिच आपकी मर्जी के मुताबिक, या आप उस पिच के मुताबिक नहीं खेलना सीखेंगे, तो आप जब जाते हैं दूसरे मुल्कों में तो हार जाते हैं वहाँ जाके, इसलिए कि पिचें बड़ी फास्ट होती हैं। आप यहाँ डेड पिचें बना के बैटिंग खेलना शुरू कर देते हैं, फिर आप वर्ल्ड कप हार जाते हैं, इसलिए कि आप ग्लोबल प्रैक्टिस में नहीं जाते। शायद यही रीज़न है कि मैं खुद से इस चीज़ को एडवोकेट करता हूँ कि अगर आप डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको भी मैनेजमेंट पढ़ाएं, जी, दे कैन मैनेज देयर बिजनेसेस, देयर क्लिनिक्स, देयर हॉस्पिटल्स इन अ बेटर वे। मैं नबील आपको बताऊं, मेरा भतीजा अमेरिका में होता है, 3 PhDs की हैं उसने, उसके बाद उसने MBA किया है, डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। जो तीसरी PhD है वो 4 रिलीजन ऑफ मेडिसिन में है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हर्बल, और ये चारों जो हैं इनके अंदर। तो अब वो जो PhD का उसका जो टोटल निचोड़ निकला है वो ये है कि एक ही पेशेंट के ऊपर आप ये चारों चीज़ें आजमा सकते हैं, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे इसको
एडजस्ट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, नंबर वन। अब उसको एक हॉस्पिटल हेड करना था, उसको भेजना था, तो एक साल के लिए उसने एमबीए का प्रोग्राम देखा, पढ़ा, एमबीए किया उसने पीएचडी करने के बाद। उसके बाद फिर उसको उन्होंने बताया कि चूंकि वहाँ इंश्योरेंस और लीगल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर 3 महीने का एक लीगल कोर्स था, लीगल उसके ऊपर उसने वो कोर्स किया, तब वो क्वालिफाई हुआ है कि उस हॉस्पिटल को वो रन कर सके। बिकॉज एक एक्सपर्ट डॉक्टर है किसी चीज़ का, वो लीगल एडवाइजर नहीं हो सकता, वो अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मैनेजमेंट सीखी नहीं है, मैनेजमेंट पढ़ी नहीं है। तो मैनेजमेंट पढ़ना बड़ा ज़रूरी है आपको, उसका कंपीटिंग विद आईटी इंडस्ट्री। हमारे यहाँ भी सारी सेम चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, टू रन एचआर डिपार्टमेंट इन सॉफ्टवेयर हाउस, जो कि अभी हम मिलते हैं रोज़, कल भी हमारी एक मीटिंग हुई एक सॉफ्टवेयर की टीम से। तो एचआर का हेड एचआर पढ़ के तो आता है जनरल एचआर, लेकिन उसको फिर स्पेशलाइज करना पड़ता है, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी टर्मिनोलॉजीज और उनकी फिलॉसफी सारी वो सीखनी पड़ती है। इस तरह ऑयल सेक्टर का जो, टेलीकॉम सेक्टर का जो एचआर का हेड है, वो यूनाइटेड नेशंस या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जो एचआर के, इसी तरह आईटी जो हमारी है वो भी सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती है। तो एक आईटी सेंटर या डेटा सेंटर जो है, उसके अंदर जो लोग चाहिए, उसको 4 साल की डिग्री, फिर 2 साल की स्पेशलाइजेशन, फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। अब एक चीज़ हमने जो अभी इस प्रोग्राम में अभी मेंशन भी की है हमने सिंध गवर्नमेंट को, वो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। आपने 4 साल की डिग्री कर ली, गुड। आपने ये वाला कोर्स कर लिया 4 महीने का, गुड। लेकिन अगर उसके साथ आपकी इंटरनेशनल डिग्री नहीं है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है उस प्रोग्राम की, फॉर एग्जांपल AWS या SAP, Oracle, IBM, इनकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, Oracle की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। ये बहुत थोड़े से पैसों में होती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो अभी निगोशिएट कर रही है। यहाँ हमने पाकिस्तान लेवल पे भी अपील की है कि उसको उनसे बड़े लाइसेंस खरीद लिए, ज़्यादा लाइसेंस खरीद लिए जाएं, सस्ते हो जाएं, लोगों को दे दें, ताकि बच्चे, चंदा भी मिल जाता है हमें अक्सर। चले मैं इतना उसका नहीं कर रहा। प्रोफेशनली देखें तो यस, बच्चों को इसको सर्टिफिकेट कर लें। कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर समरीन ने इसको बड़ा अच्छा एड्रेस किया है। उन्होंने एक स्लोगन बनाया है कि मेरे यूनिवर्सिटी से बच्चा जब पास आउट हो, मेरी ख्वाहिश ये है 2025 में कॉन्वोकेशन में उसके एक हाथ में डिग्री हो और एक हाथ में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, खासतौर पे कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो, पेट्रोलियम से रिलेटेड है तो पेट्रोलियम की डिग्री हो, वो सर्टिफिकेशन हो, क्योंकि आजकल हर चीज़ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। मेरी बेटी ने 4 साल फास्ट से पढ़ा, 2 साल नस से पढ़ा, उसके बाद वो अब यूएन में जॉब कर रही है। तो अब वो एक HR का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर रही है 3 महीने की। और वो ज़रूरत इसलिए है कि वो इस वक्त जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो किताबों से आगे चली गई हैं। तो यानी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के यूनिवर्सिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन को किस शिफ्ट की ज़रूरत है अपने कल्चर में और अपने माइंडसेट में, तो आपकी ये जो कन्वर्सेशन थी, इससे मैंने ये पॉइंट निकाला है कि सबसे पहले तो ये कि अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ ऐसी सर्टिफिकेशंस और ऐसी क्वालिफिकेशंस अटेन करें, और ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें यूनिवर्सिटीज़ में कि बच्चों को एक्सेस मिले जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे सर्टिफिकेशंस लेने में, और ताकि जब वो ग्लोबली मूव करें, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, लोग अब वो अपने शहरों से निकल के दूसरे मुल्कों में जाते हैं नौकरियों के लिए, और प्लस आप लाहौर में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के काम आप जो है वो न्यूयॉर्क या लंदन की जो एम्प्लॉयर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं। तो फिर इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो एजुकेशन है वो ग्लोबली भी एक्नॉलेज किया जाए उसको, कि यस वी रिकग्नाइज दिस एज क्वालिफिकेशन और एन एजुकेशन। तो एक तो ये है। अच्छा, इस पे अगर हम बात करें दूसरी तरफ, एटीट्यूड का आपने जिक्र किया कि एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नो डाउट अगर आपके पास आपका जो है वो राइट एटीट्यूड नहीं है तो यू कैन नॉट यू नो अचीव योर गोल्स, और आप एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप वो अब्दुल वाहिद खान साहब का जो वाकया इमरान खान साहब के हवाले से और वो क्रिकेट टीम के हवाले से, एक तो वो सुनाइएगा, हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये बताइए कि जो एटीट्यूड शिफ्ट चाहिए अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं या कॉलेजेस में हैं, उनको किन एरियाज में या उनके कौन सा ऐसा माइंडसेट है कि जिसको शिफ्ट की ज़रूरत है कंप्लीटली। ओके,
थैंक यू नवीद। ये मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया है, एटीट्यूड। पहले तो मैं उसका स्ट्रक्चर बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ में हम कैसे ले सकते हैं, फिर मैं दूसरे वाक़े पे भी आता हूँ। यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट होता है प्लेसमेंट, एक डिपार्टमेंट होता है एडमिशन, एक डिपार्टमेंट होता है आपका इंडस्ट्री लिंकेज, एक आपका होता है करियर काउंसलिंग, स्टूडेंट सर्विसेज। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ नाम है इस चीज़ के। इसमें आप मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, गेस्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कैटेगराइज करूं तो पाकिस्तान में देयर आर 5 यूनिवर्सिटीज़ जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट सर्विसेज या इंडस्ट्री लाइजोन या प्लेसमेंट ऑफिस जो हैं, दे आर वर्किंग एट देयर पीक। मैं ये कहूँ कि 100% प्लेसमेंट होती है एक यूनिवर्सिटी की, 90-95% दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है। उसका रीज़न ये है कि दे हैव ह्यूज नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्री ऑन देयर बोर्ड, कैटेगोरिकली डिपार्टमेंट वाइज। हर डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट है उसको कहाँ प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन कराची, तो एक यूनिवर्सिटी से मेरी बातचीत हो रही थी, इकोनॉमिक्स में वो एक्सेल करती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी एलुमनाई जो है वो कहाँ है? मैंने कहा वर्ल्ड बैंक में कितने लोग हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने लोग हैं। अब बैंकिंग सेक्टर को लोग ये समझते हैं कि शायद सीए करके या आप वो करके उसमें चले जाएं तो बैंकिंग सेक्टर होगा, लेकिन अगर आपको आईएमएफ में काम करना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में काम करना है, तो जब मैंने ये बातें की उनके साथ तो उन्होंने कहा जी हम इनके साथ तो हमने कभी बात नहीं की। तो मैंने कहा पाकिस्तान में इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद में हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स फोरम है जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, तो उसमें वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान जो है उसके लोग भी आते हैं। हमारे जो फाउंडिंग गवर्निंग काउंसिल थी उसके मेंबर थे मुत्तकी साहब, वो भी फौत हो गए बेचारे, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, तो वो वर्ल्ड बैंक में थे। इस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है, हमारे बैंकिंग सेक्टर है, हमारा ऑयल सेक्टर है, हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। तो हम इसको जब सेक्टर वाइज डिवीजन करते हैं तो उनके जो एचआर के हेड्स हैं उनके साथ यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट ऑफिस की 1-on-1 बातचीत होनी चाहिए। उनको डिमांड का पता होना चाहिए कि अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 1.5 साल में इस इंडस्ट्री की डिमांड कितनी है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की जो डिमांड है हमारे पास पाकिस्तान में 50,000 प्लस, कितने लोग चाहिए। एडमिशन हमारा 34 का हो रहा है, 34,000 का, और उसका 10% आपका ऐसा है जिसको आप एम्प्लॉयबल कहते हैं हर लिहाज से। एग्जैक्टली। अब इसी तरह बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। एटीट्यूड इज़ सो इम्पॉर्टेंट नाउअडेज कि आपने कस्टमर से बात करनी है, पेशेंट ने डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर ने पेशेंट से बात करनी है, एंड वाइस वर्सा। आपने अपनी टीम से बात करनी है। अच्छा, हम अक्सर लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप इस्लामाबाद से जब कराची जाते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज कल्चरल शॉक, कल्चरल डिफरेंस। कराची से आप लाहौर जाते हैं, लाहौर से फैसलाबाद जाते हैं, तो इन चारों शहरों के अंदर इट्स अ ह्यूज कल्चरल डिफरेंस। नॉर्म्स, एथिक्स, मैनर्स, स्लैंग्स, हर चीज़ का फ़र्क। आप एक दूसरे मुल्क चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे 200 मुल्कों के लोग काम कर रहे हैं अमेरिका में। बिल्कुल सही। अब वहाँ पे आप यहूदियों के साथ भी काम कर रहे हैं, क्रिश्चियंस के साथ भी कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ भी कर रहे हैं, रिलीजन वाइज आप कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, नेशंस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया की बात करते हैं तो एक तो रिलीजन है, दूसरा इंडियन एक नेशन है, उनके साथ आपने बिहेव कैसे करना है, तो इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इन चीज़ों को बहुत सीरियस लिया। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ नस्ट। तो नस्ट में हम सिलिकॉन वैली से हमारे दोस्त आते थे, उनको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए खड़ा कर देते बच्चों के सामने, ठीक। तो एटीट्यूड आपका डेवलप होता है इन चीज़ों से। फिर एक चीज़ है, मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में प्रीच करता हूँ इसको, इंटर्नशिप आपने करानी है। तो मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ कि बेटा आपको 20 फ़ायदे क्या होंगे इंटर्नशिप के। देयर आर 20 बेनिफिट्स लिखे हुए हैं मेरे पास एक कागज़ पे। फिर मैं कहता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी को 20 फ़ायदे क्या होंगे। क्या यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटी की टीम को, प्लेसमेंट को पता है कि हमारे ये फ़ायदे होंगे। फिर मैं इंडस्ट्री को कहता हूँ कि आपको इन स्टूडेंट की इंटर्नशिप से 20 फ़ायदे क्या होंगे, नहीं पता लोगों को। तो जो आप बात कर रहे थे ना कि यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना चाहिए, क्या रोल अदा करना, यूनिवर्सिटी को ये चीज़ें सीखनी चाहिए, इंडस्ट्री के साथ बैठना चाहिए। चैम्बर्स के पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको देने के लिए, फंड्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनका CSR का फंड होता है, उनको रास्ते नहीं मिल रहे होते कि हम कहाँ खर्च करें।
अगर इन दोनों चीज़ों को आप क्लब कर दें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हैं। एटीट्यूड की अहमियत या विजन की अहमियत जो है ना, वो मेरे जो मुर्शद हैं एचआर के, अल्लाह ताला करीक रहमत करे, हमारे मेंटोर अब्दुल वाहिद खान साहब, ही वर्क फॉर पाकिस्तान टोबैको कंपनी एज एचआर डायरेक्टर। जब पाकिस्तान में एक जर्मन सीईओ थे और वो पाकिस्तान में इसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, टर्न अराउंड मैनेजमेंट हो रही थी पाकिस्तान टोबैको की, उस वक्त वो उस टीम में डायरेक्टर एचआर थे। वो माइंड साइंसेस के और ह्यूमन एक्सीलेंस के एक्सपर्ट थे, अपनी ज़ात में एक पूरे इंस्टीट्यूशन थे वो। तो हम फॉर्चुनेट हैं कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं जो ये बात करने लगा हूँ इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, बट इसके अंदर एक इतना बड़ा मैसेज है जिसको अगर आप पॉजिटिव लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब्दुल वाहिद खान साहब हमें एक वाक़या सुनाते हैं कि वो जहाज़ में कराची से फैसलाबाद जा रहे थे। फैसलाबाद में हमारी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के साथ मैच खेल रही थी, टेस्ट मैच। इंतखाब आलम साहब उनके साथ बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो अब्दुल वाहिद खान साहब उम्र में भी बड़े थे, कद में भी माशाल्लाह 6 फुट 2 इंच उनकी हाइट थी, और वैसे भी बहुत मतलब मेंटली भी और वैसे भी बड़े तगड़े आदमी थे वो, और विजन के लिहाज से भी। उन्होंने इंतखाब को बड़े उससे गुस्से से ना उन्होंने कहा कि इंतखाब की तुम्हारी टीम क्या कर रही है। उनकी डिस्कशन हुई, आपस में साथ साथ बैठे हुए थे। तो वो भी फैसलाबाद जा रहे थे, तो वो उन्होंने कहा कि आप आएँ हमारे होटल में आएँ और हमारे टीम से मिलें और आप उनको गाइड करें। लंबी स्टोरी, उन्होंने गाइड किया, मेंटोर किया, कोच किया। तो सीधा सीधा 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इमरान वॉज कैप्टन एट दैट टाइम। उन्होंने इमरान से कहा कि इमरान, मैं तुम्हें यहाँ खड़े होकर बता रहा हूँ कि तुम ये वर्ल्ड कप जीत चुके हो और तुम्हें सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए टूर्नामेंट के प्रोसेस में से गुजरना है, सारे मैच खेलने हैं और ट्रॉफी उठा के लानी है, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारी टीम जो है ये चैंपियंस की टीम है, इसमें सारे लोग जो हैं चैंपियन हैं। ये मियांदाद नहीं है, वसीम अकरम नहीं है, ये इंजमाम नहीं है, ये चैंपियंस हैं सारे। तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि तुम इनको एक टी शर्ट बना के दो जिसके आगे टाइगर बना हुआ हो प्रैक्टिस के लिए और पीछे चैंपियन लिखा हुआ हो, ताकि जिस वक्त देखें एक दूसरे के साथ बात करें और इनको हर वक्त ये नज़र आए कि हम चैंपियन हैं। ये बात हो गई, प्रैक्टिस करवाई। 5 प्लेयर उन्होंने मार्क किए उसमें से, जिसमें मियांदाद थे, इंजमाम थे, वसीम अकरम थे। वसीम अकरम की लेग इंजरी होती, ग्रोइन इंजरी थी। उनको डर होता था कि मैं जब लैंड करते थे बॉलिंग में तो जर्क मारते थे वो, ये एक प्रॉब्लम थी उनकी। वो डरते थे कि मैं पैर नीचे रखूँगा मेरी टांग टूट जाएगी। उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया। मियांदाद की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, उनके कोई लड़ाई शड़ाई हुई थी, उसमें मार पड़ी थी उनको। इसी तरह इंजमाम का जो था ना विजन का मसला था, आई साइट का, कि वो कैलकुलेशन उनकी जो थी वो प्रॉब्लम करती थी बॉल के साथ, स्पीड की और टाइम की जो डिस्टेंस होता है। उन्होंने उस लेवल पे उनको मेंटोर किया और उनको कोच किया, उनके एटीट्यूड के अंदर ये चीज़ डाल दी कि आप वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अब इसका मैं दूसरा पोर्शन, अच्छा ये हम बात सुना करते थे अब्दुल वाहिद खान साहब से, हम बिलीव करते थे जो कि हमारे मेंटोर थे। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, अभी ओथ नहीं लिया उन्होंने, तो एक टेलीविज़न चैनल ने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने पूछा कि इमरान साहब ये पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है आपका, हम क्रिकेट पे और आपकी फैमिली से बात करेंगे, तो आप ये बताएं कि आपको वर्ल्ड कप 92 का जो है जीतने का जो एहसास हुआ ये या यकीन हुआ, ये कब हुआ। तो उन्होंने अपने मखसूस स्टाइल में ना उन्होंने कहा कि उस एंकर का नाम लेके कि मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे फैसलाबाद में ही ग्राउंड पे खड़े होके ये पता चल गया था कि हम ये मैच जीत लेंगे तो तुम हंसोगे कि ये क्या बात हुई। अच्छा, ये मैंने जब सुना तो मुझे वो अब्दुल वाहिद खान साहब का वाक़या याद आ गया। तो उसके ऊपर मैंने उसको जब कनेक्ट किया, फिर इमरान खान साहब ने दीवार की तरफ इशारा किया कि ये जो तस्वीर देख रहे हो इसके आगे टाइगर बना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने उसी ग्राउंड की, तो इसके पीछे लिखा हुआ था चैंपियंस। तो वो बीज बो दिया था एक एम्बेडेड इन देयर माइंड्स कि भाई ये हो गया। एक इंसेप्शन थी थॉट की। हाँ, उसके बाद 4 मैच हमने हारे उस पूरे टूर्नामेंट में। वो उसके बाद अल्लाह ने करम किया कि वो उससे जीत गया, वो उससे हार गया, तो हम पॉइंट टेबल पे ऊपर चले गए। सेमीफाइनल के बाद जाके, अच्छा, अगला इंटरव्यू वसीम अकरम का एज फ्रेंड ऑफ द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर किया। एक किसी और टीवी चैनल ने, किसी और एंकर ने किया, दोनों अलग अलग शहरों में रिकॉर्ड हुए। मैंने उसको भी बड़े गौर से जब देखा
तो वसीम अकरम से सवाल पूछता है एंकर के, ये बताइए कि आपको कब यकीन हुआ कि आप ये टूर्नामेंट जीत चुके हैं? तो वसीम अकरम ने कहा कि इस तरह ये हुआ था, वो ये जो वाक़या था, लेकिन हम इससे जब मैच हारते थे, उससे हारते थे, उससे हारते थे, उससे हारते थे, तो कैप्टन जब आता था ड्रेसिंग रूम में, तो हमें कहता था वेल डन बॉयज़, घबराना नहीं है, हम जीत जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो तो जब वो कमरे से बाहर निकल दरवाज़ा बंद होता था ना, तो हम कहते थे यार कप्तान लगता है कि बिल्कुल हार के ये हार जो है इससे परेशान हो गए। कहते वसीम अकरम का कहना था कि जब हमने सेमीफाइनल जीता और हम फाइनल में गए हैं, तो फाइनल में जब हम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये वर्ल्ड कप हमारा है, मैच होगा, प्रोसेस पूरा करेंगे 50 ओवर का, लेकिन हम जीत चुके हैं। तो ये जो जीत का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो क्रिकेट मैच है, चाहे किसी स्टूडेंट की कोई जॉब है, चाहे किसी स्टूडेंट का कोई स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे किसी स्टूडेंट ने ग्लोबल बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप लेके पढ़ना है, 100% स्कॉलरशिप लेने की भी टेक्निक्स हैं। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ में इसकी भी प्रीच नहीं किया जाता। देयर आर 8,000 scholarships, free 100% scholarship available with Pakistani organizations like HEC, Fulbright, उसका यूएस का, ब्रिटेन का और दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का, मलेशिया का। उसको यूनिवर्सिटियों को बेहतर तरीके से स्टूडेंट को सिस्टम समझाने की ज़रूरत है कि आपकी टेस्टिंग किस बेस पे होगी। आईएल्स और जीआरई और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसके अंदर उनकी रोबोस्ट किस्म की टेस्टिंग की ज़रूरत है। दूसरे मुल्कों की जब हम बात करते हैं ना, तो उनके लोग इसलिए आगे जाते हैं कि वो हर चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं। जब वो प्रैक्टिस करके उसमें जाते हैं, दैट पार्ट इज़ मिसिंग इन आवर यूनिवर्सिटीज़। तो हमें अपने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, डीन्स, डायरेक्टर्स, एचओडीज, चेयरपर्सन्स, स्टूडेंट अफेयर के हेड, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर, प्लेसमेंट, इन सारे 5, मैं इनको 5 डिपार्टमेंट्स कहता हूँ, ये पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। ये स्टूडेंट की एक्चुअल ग्रूमिंग करते हैं, बिकॉज 20% आपकी डिग्री और स्किल की वैल्यू है, 80% आपके एटीट्यूड की वैल्यू, और एटीट्यूड प्रोफेशनल ग्रूमिंग से डेवलप होता है। ये अगर हम कर लें तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी एडवाइस जो कि आप समझते हैं कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो अभी अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में हैं या ग्रेजुएशन में, एक ऐसी एडवाइस मुख्तसरन वो उनके लिए क्या होगी कि वो भी अपना किबला दुरुस्त कर सकें? मैं बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ हमेशा, मैं चूँकि ख़ुद उस सारे प्रोसेस से गुज़रा हूँ, बहुत मेहनत की है, बहुत एक्टिविटीज़ की हैं, बहुत स्ट्रगल की है। आपका अगर गोल सेट है, अलाइनमेंट उसकी करें। ज़िंदगी में किसी एक अच्छे शख्स को एक अच्छा मेंटोर बना के अपना रहनुमा बना लें, अपना रहबर बना लें इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। हॉकी का कोच जो है वो क्रिकेट में आपको नहीं सिखाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन चीज़ों को मैनेज नहीं करते। सो एक तो आपका मेंटोर होना चाहिए, आपका टीचर भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप में से कोई हो सकता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हो सकता है, या कोई फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कुड बी एनीवन, या कोई गुजरा हुआ शख्स भी हो सकता है कि आप उसको, उसके फरमुदात को लेके आप उस पर अमल करते हैं। नंबर 1 कंसिस्टेंसी। हम कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। नंबर 3 बिलीफ। आपका बिलीफ अगर है ना कि मैं ये पोजीशन ले सकता हूँ, मैं ये स्टार्टअप कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ, ये गोल अचीव कर सकता हूँ, और उसके बाद फिर स्काई इज़ द लिमिट। इनेबलिंग इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना, खुद से उठना, जागना, बैठना, सोना, महसूस करना। ये जब आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एम्बेड कर लेते हैं, तो फिर खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। सही। सो इसको अगर समराइज करूँ तो फर्स्ट लेसन इज कि आपके बिलीव्स क्या हैं, आपका खुद पे एतमाद, आपका खुदा पे एतमाद, आपका एक बिलीफ कि मैं ये कर लूँगा। सेकंड अगर हम बात करें तो गोल आपका गोल कि आपने अपनी डायरेक्शन सेट करनी है और मंजिल का तयन करना है कि मैंने और तीसरा एक मेंटोर, और एक आपने एक गाइड लेना है जिससे आप खुल के बात कर सकें, आप पूछ सकें कि सर मुझे गाइड करें, मैडम मुझे गाइड करें, मैं क्या करूं। और वो आपको देखें,
आपने मेंशन किया मेरा 42 साल का तजुर्बा। अब ये 42 साल, अगर एक यंग चैप वो 42 साल गुजार के यहाँ पहुँचेगा तो बहुत दूर हो जाएगा। आजकल तो दुनिया बहुत आगे चलेगी ना, आपके पास तो टूल्स बहुत हैं। हमारे ज़माने में तो किताबें नहीं होती थी, अब तो आप गूगल कर सकते हैं, पीडीएफ में किताबें अवेलेबल हैं, कोर्सेरा के कोर्स अवेलेबल हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट 42 साल नहीं चाहिए अब आपको, हो सकता है 42 हफ्ते में आप उस जगह पहुंच जाएं। और उस एक पर्टिकुलर, अब स्पेशलाइजेशन का दौर है, तो उस एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज कर लें बस, तब आप सक्सेसफुल हैं। सर थैंक यू वेरी मच, और इट वाज अ फ्रूटफुल कन्वर्सेशन, और हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपको फिर जहमत देंगे मैं हाजिर और उस पर भी बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। हाफिज़, शुक्रिया।